जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग अपना जो मॉडल पेपर है 10वीं का मैथ उसका पार्ट 4 देखेंगे हम लोग। और इस पार्ट में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि 6 नंबर के होते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटाया जाता है। तो हमसे कह रहा है वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है। हमने मान लिया कि वो भिन्न क्या है, x/y है। इसमें लिखा है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या दिया है, प्रथम शर्तानुसार क्या दिया है, प्रथम शर्तानुसार ये दिया है कि जब अंश में आप 1 जोड़ देंगे तो यह 1/3 हो जा रही है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा y एकम y, ये हो जाएगा 3x + 3। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कंडीशन दिया है कि 1/4 हो जाता है जब इसके हर में 1 घटाया जाता है। द्वितीय शर्तानुसार क्या दिया है, द्वितीय शर्तानुसार दिया है कि इस भिन्न के, ये जो भिन्न है x/y, उसके हर में हम 1 घटा दें तो यह भिन्न जो है 1/4 हो जा रही है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 का x में गुणा 4x बराबर y - 1 का 1 में गुणा करेंगे तो y - 1। ये हो जाएगा 4x = y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3x + 3 - 1। समीकरण 1 से ठीक है ना, y का जगह पर ये रखा गया है। ये +3x है, इधर लेकर आएंगे तो -3x हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 2। 4x में से 3x घटाएंगे तो x और = 2। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये जो x का मान आप देख रहे हैं, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो y बराबर आ जाएगा 3। x के जगह पर क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पर 2 रखेंगे +3, ये 3 × 2 = 6 और +3 ये 9 हो जाएगा। तो हमारा x और y की वैल्यू निकल गई। तो हमसे पूछा है वह भिन्न क्या होगा, अतः वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न हो जाएगा x/y, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 9 है। तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, 2/9। अब इसी में अथवा क्वेश्चन भी पूछा है। तो हम लोग को एग्जाम में तो कोई एक ही हल करना होता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉडल पेपर का, तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद इसमें जो अथवा क्वेश्चन दिया है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्वेश्चन दिया है कि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में जो संबंध होता है उसको सत्यापित कीजिए। तो बहुपद क्या दिया है हमको, बहुपद दिया है x² - 2x - 8, ठीक है। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है।
तो पहले तो इसका फैक्टर करिए एक्स स्क्वायर, 8 का फैक्टर करिए कि घटाने पर 2 आए, तो 4x + 2x - 8, ये x कॉमन करेंगे तो x - 4, 2 कॉमन करेंगे तो x - 4, और यहाँ पर आप देख रहे हैं x - 4 कॉमन है तो x + 2 बचेगा। अब इसका हम शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक के लिए क्या होगा, तो x - 4 और x + 2 की वैल्यू 0 करेंगे, तो यहाँ से x - 4 की वैल्यू 0, तो x बराबर 4 आ गया, या x + 2 की वैल्यू 0 करेंगे तो x बराबर आ गया -2। हम मान लेते हैं, माना अल्फ़ा बराबर 4 है और बीटा बराबर क्या है, -2 है। हमारा जो एक x की वैल्यू है उसको हमने 4 मान लिया, और जो एक x की वैल्यू है उसको हमने बीटा मान लिया। अब हमको ये कह रहा है कि जो शून्यांकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसको सत्यापित करना है। तो ये जो बहुपद है हमारा, बहुपद हमारा x² - 2x - 8 की तुलना हम कर लेते हैं, कि तुलना मानक बहुपद से कर लेते हैं। तुलना ax² + bx + c से करने पर, तो इसकी तुलना हम इस बहुपद से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, a का मान आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और b का मान आ जाएगा आपका -2, और ये अचर पद जो है वह क्या हो जाएगा, -8। a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -2 और c का मान -8। तो शून्य को तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है, गुणांकों में संबंध क्या संबंध होता है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है, यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू देखिए क्या हम लोगों ने माना है 4, और प्लस बीटा की वैल्यू -2, -b का मान क्या है, -2 है, और a का मान क्या है, 1 है। तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर क्या आ गया, 2। तो यह जो संबंध है, ये जो रिलेशन है, शून्यकों का योग बराबर अल्फा + बीटा -b/a, ये सत्यापित हुआ। और एक संबंध होता है, 2 संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच, 2 संबंध होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू है -2, इधर c की वैल्यू क्या है -8, और a की वैल्यू क्या है 1। ये 4 दूना के 8, -8 बराबर 8। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब ये है शून्यकों का गुणनफल अल्फा + बीटा c/a, ये जो रिलेशन है वह सत्यापित हुआ। अतः हम लिख सकते हैं, अतः शून्यकों
तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। तो ये जो सवाल था इसको हम लोगों ने कंप्लीट हल कर लिया। जो शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध था वह सत्यापित हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, बराबर है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल थे उनको हम लोगों ने हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन 4 क्या लिखा है। एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 है। 15 सेकेंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 हो जाता है। यदि वायुयान 1500 कौरणी में 3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बात ऐसी है कि हमारा ये वायुयान है, ये मान लीजिए हमारा एक वायुयान है, ये हमारा एक वायुयान जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 60 के उन्नयन कोण पर उड़ रहा है। ये मान लीजिए जमीन पर कोई बिंदु है, ये जमीन पर कोई बिंदु है ए, यहाँ से 60 अंश के कोण पर यह क्या हो रहा है, उड़ रहा है। यह जो वायुयान है जमीन से 60 अंश के कोण पर क्या हो रहा है, उड़ रहा है। इस वायुयान की स्थिति को मैं P मान लेता हूँ, ठीक है। 15 सेकेंड बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 हो जाता है। ये 15 सेकेंड बाद मान लेते हैं यहाँ आ जाता है, बिंदु Q पर आ जाता है। तो 15 सेकेंड के बाद इसका उन्नयन कोण, ये बिंदु Q पर उन्नयन कोण ये हो जाता है 30 अंश, ठीक है। ये उन्नयन कोण उस वायुयान का 30 हो जाता है, 30 अंश। और जो यह वायुयान है यह कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यह ऊंचाई पर उड़ रहा है 1500 कौरणी में 3। तो यह भी डिस्टेंस जो होगी वह 1500 कौरणी में 3 हो जाएगी। इसको मैं m और इसको n मान लेता हूँ, ठीक है। हमसे कह रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है उसको मैं x मान लिया और ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने y मान लिया, ठीक है ना। ये आपका जमीन पर स्थित बिंदु है, जमीन हो गया। और यह वायुयान की दूसरी स्थिति हो गई। यहाँ पर हमारा वायुयान आ चुका है, ये हमारा वायुयान आ चुका है, ठीक है। ये हम लोगों का वायुयान है। चलिए, तो हमसे कह रहा है कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 है। 15 सेकेंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है। ये बच्चों 15 सेकेंड बाद ये होता है, 15 सेकेंड बाद। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज APM में निकालते हैं। त्रिभुज APM में tan थीटा लेते हैं। तो ये कोण 60 है, तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब जो है ना 1500 कौरणी में 3 है और आधार है AM यानी x। अब tan 60 का मान कौरणी में 3 होता है, x भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा 1500 कौरणी में 3,
अब ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 1500 करणी में 3 बटा में करणी में 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान आ रहा है बच्चों 1500 मीटर। ये आपका डिस्टेंस जो है वह किस में है, मीटर में है। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब हमको उसकी चाल पूछ रहा है, तो हमें दूरी निकालना होगा, और इसलिए बच्चों हमें y की भी वैल्यू निकालनी होगी। तो अब हम इस वाले त्रिभुज में लेंगे ये बिंदु Q है, AQN में समकोण त्रिभुज AQN में, इसमें भी tan थीटा लेंगे। तो यहाँ पर थीटा जो है वह 30 अंश है। यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा कितना अंश है, 30 अंश है। तो tan 30 बराबर फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है, वही है 1500 करनी में 3, आधार है। अब आधार हमारा ये हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई। तो tan 30 का मान 1 बटा करणी में क्या होता है, 3। 1500 करणी में 3 बटा में x प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x प्लस वाई बराबर 1500 करणी में 3, और ये भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये जब आप गुणा करेंगे ना, तो 1500 और गुणे करणी में 3 का करणी में 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो 15 तिया 45, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4500 मीटर। हमें y का मान निकालना है बच्चों, तो y का मान निकालेंगे तो 4500 और यह प्लस x है, उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। और x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1500। तो 4500 में से 1500 घटाएंगे तो 3000 ये मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब हमें दूरी पता हो गई। तो चाल निकालना है, तो चाल बराबर पढ़े हैं हम लोग दूरी बटा समय, दूरी और बटा में समय। अब दूरी कितना है, 3000 मीटर है, और समय कितना है, 15 सेकेंड है। हमसे जो चाल पूछ रहा है ना बच्चों, वह किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। हमसे जो वायुयान की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो इसको किलोमीटर में बदलिए। 3000 1000 से भाग दे दिया मैं, एक किलोमीटर में बदल दिया। यह 1500 है, 3600 से भाग दिया बच्चों, यह घंटा में बदल गया। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब ये भिन्न का भाग है तो पलट कर चला जाएगा ऊपर, 3 गुणे 3600 और बटा में 15। तो यह 3 5 15 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे बच्चों, 5 7 35 और 5 दूना के 10 हो जाएगा, और 0 और चाल का मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे वायुयान की चाल ही तो पूछा था, अतः वायुयान की चाल कितनी होगी बच्चों, 720 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 देखा, तो इसमें भी क्वेश्चन एक और करके दिया होगा। तो एग्ज़ाम में आपको दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक ही सॉल्व करना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं कि वह क्वेश्चन क्या पूछा है। तो यह जो क्वेश्चन पूछा है यह आपका बहुलक से पूछा है, ठीक है ना। आपको क्या दिया है,
निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जो बिजली के उपकरण है उनका जीवन काल कितना होता है घंटों में, यह आपको सूचना दिया है। आपको 2 कॉलम दिया है, एक में लिखा है जीवन काल घंटा में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 29 कह रहा है कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का बहुलक जीवन काल निकालना है, तो चलिए हम लोग बहुलक जीवन काल निकालते हैं। तो क्या करना है हमको, एक में हम लिखेंगे जीवन काल घंटों में। देखिए आपका जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वह क्षैतिज डेटा के रूप में दिया है, तो उसको हम वर्टिकल डेटा में लिखेंगे, या फिर वर्टिकल में दिया है तो वर्टिकल में रहेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में वर्टिकल दिया है तो वर्टिकल ही रहने देते हैं। वर्टिकल लिखने से यह फ़ायदा होता है कि हम लोगों का जो गुणा भाग है वो थोड़ा सा आसान होता है। तो और एक तरफ दिया है बारंबारता, दिया है बारंबारता दिया है, ये 2 चीज़ दिया है हम लोगों को। तो जीवन काल क्या दिया है, 0 से 20 दिया है, 20 से 40 दिया है, 40 से 60 दिया है, 60 से 80 दिया है, 80 से 100 दिया है, 100 से 120 दिया है। ये आपका जीवन काल दिया है। बारंबारता दिया है क्या, ये 15 दिया है, ये आपको दिया है 35 दिया है, ये आपको 52 दिया है, यह आपको 61 दिया है, यह आपका 38 दिया है, यह आपका 29 दिया है। ठीक है, अब हमको बहुलक ज्ञात किया है तो हम सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसमें अधिकतम बारंबारता होगा, वह जो होता है बच्चों बहुलक वर्ग होता है। ठीक है ना, तो सारणी से स्पष्ट है, दी गई सारणी में 60-80 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। अतः बहुलक वर्ग क्या होगा बच्चों, बहुलक वर्ग होगा 60 और क्या होगा 80। हमारा ये बहुलक वर्ग हो गया, 60 और 80 ये हमारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग h का मान निकालते हैं या L1 का मान निकालते हैं। तो L1 जो होता है हम लोगों का L1, वह जो होता है यह होता है L2, ये हो गया L1, ये हो गया L2। तो L1 जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि क्या है 60 है, और L2 का होता है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा जो कि क्या है 80। हमको h का काम लगता है, तो h बराबर होता है L2 माइनस L1 यानी 80 माइनस 60 यानी कि क्या 20, यानी वर्गांतर। ठीक है ना, ये वर्गांतर हो गया बच्चों, वर्गांतर हमारा हो गया 20 यानी वर्ग अंतराल ये 20 हो गया। तो h बराबर L2 माइनस L1 हो गया। अब हमारा काम होता है f का। ठीक है ना,
यफ क्या होता है, यफ जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। यफ जो होता है आप लिख लीजिएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। और बहुलक वर्ग की बारंबारता आपका क्या है, 61 है। उसके बाद F1 क्या होता है, F1 जो होता है बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, से पहले वर्ग की बारंबारता, की बारंबारता, बारंबारता। और बहुलक वर्ग से पहले जो बारंबारता है बच्चों, यह F1 होती है, जो कि हम लोगों का है 52। F2 क्या होता है, F2 तो यह जो वैल्यू है यह F2 का काम करेगा, अर्थात बहुलक वर्ग से बाद वर्ग की बारंबारता। तो मैं लिखूंगा बहुलक वर्ग के बाद, बहुलक वर्ग के बाद की वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। और यह वैल्यू है कितना, 38। तो अब हम लोगों का बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F माइनस F1 बटा में 2F माइनस F1 माइनस F2 और इंटू H। ये हम लोगों का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, L1 प्लस F माइनस F1 और 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब इस पर हम लोग रखते हैं L1 की वैल्यू क्या है, तो L1 की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं 60 है, प्लस F की वैल्यू है कितना 61 माइनस F1 की वैल्यू 60 बटा में 2F की वैल्यू है 61 माइनस F1 की वैल्यू है 60 और F2 की वैल्यू है 38 और इंटू H की वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये है कितना 20। अब इसी को सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। ये हो गया 60 प्लस ये हो गया 1 बटा में, इसको आप हल करेंगे तो 2 एकम 2 और ये 2 छक्का 12, 132 माइनस आ जाएगा 60 30 90 यानी 98 और गुणे 20। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 132 में से आप जब 98 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ रहा है 132 में से आप 98 घटाएंगे, माफ़ कीजिएगा ये 6 3 9 होगा 98 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 2 इसमें 32 2 34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको 20 में 34 से भाग देकर बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैं मोबाइल से ही भाग कर देता हूँ आपको, कितना 20 बटा में 34, 20 और बटा में 34, 20 में भाग देना है आपको, 34 से भाग देना है। तो 20 बटा में 34 ये हम लोगों का भाग देने के बाद आ रहा है 0.588, ठीक है ना। ये हम लोगों का भाग देने के बाद आ रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि क्या मिस्टेक है। हम लोग समझते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए F की वैल्यू है 61 माइनस F1 की वैल्यू है, ये देखिए 52 है, जो कि गलती से हमने 60 लिखी है। ये 52 वैल्यू है, ये 52 है। F1 की वैल्यू क्या है 52 है, ठीक है ना। और बाकी वैल्यू मिला लीजिए, F की वैल्यू 61 है ही है, F2 की वैल्यू 38 है, ये सही है। तो 61 में से 52 8 1 9 हो जाएगा, ये 9 और ये तो सही है, 2 एकम 2 2 छक्का 12। ये जब आप जोड़ेंगे ना बच्चों तो ये 8 2 10 हो जाएगा और 5 3 8 1 9,
90 हो जाएगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 प्लस 9 दूना के 18, 180 बटा में देखिए 10 इसमें का और 32 ये कितना आ गया 42। अब इसको कटा दीजिए तो 60 प्लस आप कटाएंगे 6 से तो 6 3 18 और 6 7 42, ये आ जाएगा 6 7 42। अब हम लोग इसमें भाग देंगे और देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है ना। तो आप ज़रा हल करेंगे तो देखेंगे कि कितना आएगा। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12। देखिए ये 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 122 होगा। तो जब ये 122 होगा तो ये आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो 32 आ जाएगा। तो अब जब इसको कटाएंगे आप तो 2 से कटाएंगे तो 2 9 18 और ये आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब फिर 2 से कटा दीजिए तो 60, ये आ जाएगा 45 बटा में 8। अब इसको ज़रा हल कर लिया जाए, देखिए कितना आता है 60 प्लस, देखिए 8 से भाग दीजिए तो 8 पचे 40, 5 बचेगा ना, 5 और 0 बढ़ाएंगे तो 8 छक 48, 2 बचेगा ना, 8 दूना के 16, 4 बचेगा, 8 पचे 40। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 65.625 और यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है। और बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग। ये f का काम करता है, इससे पहले वाला f1 का, उसके बाद वाला f2 का काम करता है, और ये L1 होता है L2, और दोनों में जो अंतर होता है वो किसका काम करता है, h का काम करता है। उसके बाद हम लोग फार्मूले पर रख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। और ये ध्यान देना है कि गुणा भाग भाई सही हो, ठीक है ना। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका प्रायिकता से लिया गया है, 5वां क्वेश्चन। और इसमें क्या पूछा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित संख्या। उसके बाद आपको 3 सवाल दिया है, ठीक है ना। तो समझते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है। तो कुल परिणाम कितना होगा बताइए। कुल परिणाम होगा 90। कुल परिणाम हमारे पास हो गया 90 हो गया। पहला सवाल क्या दिया है, 2 अंकों की एक संख्या हो, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कितनी होती है यह निकालें, यानी अनुकूल परिणाम निकालें। अनुकूल परिणाम यानी 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल संख्या 90 होती है या माइनस 1 अंकों की संख्या 9 होती है। 1 से 90 ले तो 90 और 1 से 9 ले 1 अंक की संख्या होती है, घटा देते हैं तो 81 आएगा आपका, ये 81 आ गया, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, तो क्या कह सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो हम देखेंगे कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। अनुकूल परिणाम 81
और कुल परिणाम है 90। तो 9 9 81 और 9 10 में 90। ये अब इसी में दूसरा सवाल क्या पूछा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, यानी अनुकूल परिणाम निकालेंगे, अनुकूल परिणाम निकालेंगे हम लोग, अनुकूल परिणाम। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होती है, अनुकूल परिणाम क्या होता है, 1, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये होता है ना। ये जो है ये है हम लोगों के पूर्ण वर्ग संख्याएं। और पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो है हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो क्या होगा, प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बच्चों, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम 9 दिया है, अब बटा में कुल परिणाम 90 दिया है, 9 एकम 9 और 9 दह में 90, 1 बटा क्या आ गया 10। उसके बाद आपसे पूछा है, इसके बाद आपसे पूछा है कि 5 से एक विभाज्य संख्या, ठीक है ना, 5 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या क्या होती है भाई, तो ये होता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है, और ये आपका चला जाएगा 90 तक, ठीक है ना। ये आपका कहाँ तक चला जाएगा, 90 तक। तो देखिए 1 से 10 तक 2 संख्या होती है, तो ये टोटल संख्या जो होगी, अनुकूल परिणाम जो होंगे, अनुकूल परिणाम आ जाएंगे बच्चों 2 9 18, यानी 18 जो होंगे वह अनुकूल परिणाम होंगे, ठीक है ना। तो इस बात की प्रायिकता क्या निकालिए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, तो इस बात की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम और बटा में कुल परिणाम, बटा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 18, और कुल परिणाम कितने हैं आप देख सकते हैं 90 है। तो कटा दीजिए 18 पचे 90, 1/5। तो ये सवाल बिल्कुल हल हो चुका है, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसमें का अथवा वाला भी हम लोग हल कर लेते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में हम कोई एक ही करेंगे, ना कि हम दोनों ही कर दें। तो हम लोग जो 5वां क्वेश्चन है उसमें से अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि बिंदुओं 4 - 1, 2 बिंदु दिया है। हाँ, ये ए बिंदु दिया है क्या, 4 और -1, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ, ठीक है। एक बिंदु दिया है बी, और इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ, और यह दिया है -2 -3। कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अर्थात इनको 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि बिंदु सी और बिंदु डी, ठीक है ना, यह सम त्रिभाजित कर रहा है। माना बिंदु सी और डी रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। बच्चे हम लोगों ने ये मान लिया ना कि जो C है और D है ये सम त्रिभाजित कर रहा है, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा, ये जो है 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, अनुपात 2। यानी कि AC संबंध CB जो होगा वो 1 संबंध 2 हो जाएगा और जो AD संबंध DB जो हो जाएगा वह 2 संबंध 1 हो जाएगा। यानी ये जो रेशियो निकालेंगे 2 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र हम लोग जानते हैं अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र। ठीक है ना। अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, ये y बराबर होता है बटा में m1 m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, और x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो मैं C का निर्देशांक निकालता हूँ, C का निर्देशांक। तो पहले मैं C का क्या निकालूंगा, निर्देशांक। ठीक है ना। तो C का निर्देशांक x और y बराबर क्या हो जाएगा, तो x का मैं निकालूंगा तो C के लिए हाई m1 का काम करेगा। ठीक है, और यह m2 का काम करेगा। तो क्या होता है, x बराबर m1 x2 माने -2 प्लस m2, C के लिए हाई m2 का काम करेगा x1 4 और बटा में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 का मतलब 1 धन 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और y बराबर का हो जाएगा m1 1 y2 है -3 प्लस m2 यह काम करेगा C के लिए 2 और y1 जो कि है -1 और बाटा में m1 प्लस m2 यानी 1 धन 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये -2 और ये 4 दूना के 8 और बाटा में 3, ये कितना हो जाएगा -3 और ये -2 बटा में 2 1 3। अब इसको आप हल करिए और देखिए कि कितना आता है। जब इसको हम हल करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 6 और बटा में 3 और ये हो जाएगा 3 2 5 5 बटा में 3। ये कटा दीजिए, 3 दूना के 6 2 और ये हो जाएगा 5 बटा 3। तो यह जो निर्देशांक आ रहा है, जो विभाजित करने वाला बिंदु है C, उसका निर्देशांक आ रहा है। ठीक है ना। तो हमसे C का भी पूछा है और D का भी पूछा है। तो अब हम लोग निकालते हैं D का निर्देशांक, D का निर्देशांक, D का निर्देशांक। तो D का निर्देशांक निकालते हैं बच्चों। तो D के लिए क्या होगा, D के लिए m1 संबंध m2 2 होगा, वह 2 संबंध 1 होगा। इस D के लिए इधर 2 हो जाएगा रेशियो और इधर 1, यानी 2 संबंध क्या हो जाएगा 1। तो x बराबर निकाल लीजिए, x बराबर m1 यानी 2 और x2 यानी कि -2 प्लस m2 यानी 1 और x1 यानी कि ये आपका 4 और m1 प्लस m2 माने 2 धन 1 यानी 3। 2 दूना के 4, ये -4 प्लस 4 बटा में 3, यानी कि ये आ जा रहा है 0। यानी कि D का जो भुज है वो 0 है। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर m1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -3 है। m1 और ये हो गया y2 प्लस m2 1 हो गया और y1 की वैल्यू -1 रखते हैं। अब बटा में रखेंगे तो 2 धन 1 यानी कि 3, 3 दूना की ये -6 और -1 बटा में 3, तो 6 और 1 -7 बटा में ये हो गया आपका 3। ठीक है ना। तो D का निर्देशांक का हो जाएगा, अतः D का निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 0 -7 बटा 3। और यहाँ पर C का निर्देशांक आपका
निकल ही चुका है, सी का निर्देशांक ये निकल ही चुका है 2 और -5/3। तो इस तरह से जो हम लोगों का मॉडल पेपर था उसके जो लॉन्ग वाले 3 क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, अतः आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।